हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल nomad.goro में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हिमालय की 4 धाम यात्रा है, जिसमें कि श्री यमुनोत्री जी, श्री गंगोत्री जी, श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, तो इन चारों धामों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि 10 मई 2024 से जो है श्री गंगोत्री, यमुनोत्री और श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और श्री बद्रीनाथ धाम के भी कपाट 12 मई 2024 को खुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये खुशखबरी थी, तो आप चारों धामों को जो है वहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में यही बताऊंगा कि आप चारों धाम की यात्रा कैसे प्लान कर सकते हैं, कुल कितना खर्च आएगा, आप कैसे जा सकते हैं और साथ में कैसे प्लान कर सकते हैं। छोटी बड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दूंगा और पूरी डिटेल होगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको पैकेज के बारे में भी जानकारी दूंगा कि आपके लिए कौन सा पैकेज बेटर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है जो अपना डे है वो स्टार्ट करेंगे हरिद्वार से, डे 1। तो आप सबसे पहले चारों धाम जाने के लिए हरिद्वार पहुंच जाइए, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार से ही शुरुआत की जो है होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है हरिद्वार से ही 4 धाम की यात्रा के लिए। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर डुबकी लगाकर शुरुआत करनी चाहिए श्री गंगा मैया में। तो दोस्तों, हरिद्वार से जो है आप फर्स्ट डे जो है यमुनोत्री जी के लिए निकलते हैं। तो पहले दिन जब आप यमुनोत्री जी के लिए निकलेंगे तो पहले दिन आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है हरिद्वार से श्री यमुनोत्री जी की वो काफ़ी ज़्यादा है और आप दर्शन नहीं कर पाएंगे अगर आप उस दिन शाम तक पहुंच भी गए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है डे 1 में जो प्लान करेंगे वो करेंगे हरिद्वार से बरकोट तक। तो हरिद्वार से बरकोट तक की जो दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर के समथिंग है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और तकरीबन वहाँ पे आपको 7-8 घंटे तक लग सकते हैं। तो फिर जब आप डे 1 में बरकोट पहुँच जाते हैं तो आपको जो है बरकोट में ही डे 1 में स्टे करना है। तो आप जो है शाम को, रात को बरकोट में ही रुक जाएंगे। तो बरकोट में रुकने के पश्चात आप जो है वहाँ पे जो लोकल थोड़ा खाना पीना है आप वो भी खा सकते हैं, और थोड़ा अगर घूमने का टाइम बच जाता है शाम को, अगर आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो आप वहाँ पे घूम भी सकते हैं। बरकोट भी एक काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस पूरी यात्रा में आप जब भी चले ट्रैवल करें तो कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आपके पास फिर शाम तक पूरा दिन होता है और उस पूरे टाइम में आपको जो है शाम का टाइम मिल जाता है घूमने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग ही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि फिर दिन का जो एक यूटिलिटी है वो आपको पूरी हो जाएगी और मिलेगी भी आपको। तो फिर उसके बाद जब हम बरकोट में पहला दिन गुजार लेते हैं शाम को, फिर हम डे 2 में बरकोट से चलेंगे श्री यमुनोत्री धाम के लिए। तो जो डे 2 है, आप चाहे तो बरकोट से यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं, लेकिन बरकोट से यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट नहीं जा सकते। वहाँ पर भी आपको 5-6 किलोमीटर की एक ट्रैकिंग है, तो वो आपको वहाँ पे ट्रैकिंग करनी होती है। तो उससे पहले आप पहुँचेंगे जानकी चट्टी। बरकोट से जानकी चट्टी तक का जो सफ़र है वो लगभग 45 किलोमीटर तक है, और जिसमें कि आपको लगभग 2 से 3 घंटे पहुंचने में लग जाएंगे। तो फिर जानकी चट्टी से जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है, 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और आप चाहे तो वहाँ पे पैदल ट्रैक कर सकते हैं, पोनी, पिट्ठू, पालकी के द्वारा भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो इनके रेट होते हैं वो वहाँ पर मेंशन होते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग ही रेट दे सकते हैं, और जो रेट होंगे वो एक्यूरेट ही आप दीजिए, ऊपर नीचे मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं जो पालकी पिट्ठू वाले होते हैं वो थोड़ा पैसे ऊपर नीचे मांगते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो वहाँ पे काउंटर होते हैं स्पेशल जो पालकी पिट्ठू या फिर जो पोनी होती है उनके लिए,
तो आप वहाँ उस काउंटर से ही टिकट लीजिएगा और एक फ़िक्स अमाउंट होती है उनकी, तो आप वही पे करके पौनी पिट्ठू या पालकी से आप ट्रैक करके श्री यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो फिर आप जो है आप यमुनोत्री धाम जी के दर्शन कर लेंगे दोपहर तक, तो दोपहर को सेम डे पे ही आप रिटर्न वापस आ जाएंगे बरकोट के लिए। तो क्योंकि आपको जो है डे 2 में काफ़ी टाइम बच जाता है, तो यमुनोत्री धाम से आप बरकोट जब पहुँचेंगे तो पहले वही 5-6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे, फिर वहाँ से जानकी चट्टी से बरकोट तक के लिए आप वापस आ जाएंगे। तो फिर जो है हम डे 3 में अपनी जो यात्रा है वो बरकोट से स्टार्ट करेंगे श्री गंगोत्री धाम के लिए। तो डे 3 की मैं बात करता हूँ तो बरकोट से आप जाएंगे सीधा उत्तरकाशी। तो क्योंकि हम गंगोत्री धाम जा रहे हैं तो गंगोत्री धाम के लिए हमें पहले उत्तरकाशी पहुंचना होगा। तो जो डे 3 है हमारा वो उत्तरकाशी तक लगभग 100 किलोमीटर आपको डिस्टेंस पड़ेगी। लगभग 4 से 5 घंटे में आप उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। और उत्तरकाशी पहुंचने के बाद जो है आप वहीं पर ही स्टे कर सकते हैं उत्तरकाशी में, क्योंकि उत्तरकाशी से फिर जो गंगोत्री धाम है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो उत्तरकाशी में आप अपना होटल वगैरह देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आप जो है उत्तरकाशी में स्टे कीजिए। और शाम का जो थोड़ा बहुत अगर टाइम बच भी जाता है तो वहाँ पे आप लोकल घूम सकते हैं, खाना पीना जो है खा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं उत्तरकाशी को। तो दोस्तों आप बात करते हैं डे 4 की। तो जैसे ही हम डे 4 में मॉर्निंग में हम उत्तरकाशी से चल देंगे श्री गंगोत्री धाम के लिए, क्योंकि ये जो गंगोत्री धाम का जो डिस्टेंस है ये लगभग 100 किलोमीटर है उत्तरकाशी से ही। और यहाँ पे आपको कोई ट्रैकिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी है, ये डायरेक्ट उत्तरकाशी से आपको श्री गंगोत्री धाम जहाँ पे दर्शन होते हैं उसके आस बिल्कुल नज़दीक वहीं पे ही छोड़ देंगे गाड़ी वाले। तो आपको कोई ट्रैकिंग या फिर कोई पैदल ऐसा कुछ नहीं चलना है, बिल्कुल आप डायरेक्ट वहाँ पे जाने के बाद दर्शन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सेम डे पर ही दोपहर या फिर मतलब इवनिंग तक दर्शन करके सेम डे पे ही आप वापस उत्तरकाशी पहुंच जाइए डे 4 में। तो अब मैं बात करता हूं डे 5 की। तो डे 5 के लिए अब हम जा रहे हैं उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम के लिए, क्योंकि हमने यमुनोत्री जी और गंगोत्री जी दोनों धाम के दर्शन कर लिए हैं। तो अब हम डे 5 में आ गए हैं। तो डे 5 में उत्तरकाशी से अब हम श्री केदारनाथ धाम जाएंगे। तो उत्तरकाशी से श्री केदारनाथ धाम जाने के मतलब आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, क्योंकि ये जो यात्रा है काफ़ी लंबी यात्रा है। और जो ये डे 5 है ये काफ़ी थकान भरा वाला आपका हो सकता है। यकीन मानिएगा जो पहाड़ी रास्ते में सफ़र होता है वो काफ़ी थकान वाला तो होता ही है, लेकिन मौसम अगर सुहावना रहता है तो बहुत आनंद आता है आपको। तो इस पूरी यात्रा में आपको पूरा आनंद आएगा, लेकिन जो थकावट है वो आप अपने होटल पे जाकर आराम करके मिटा सकते हैं। तो दोस्तों उत्तरकाशी से हम चलेंगे तो लगभग 210 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र होगा श्री केदारनाथ धाम तक के लिए। लेकिन वहाँ पे भी आप डायरेक्ट केदारनाथ धाम नहीं पहुँच सकते। तो उससे पहले आपको जो है आप अपने होटल की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो भी होटल होगा उसकी अवेलेबिलिटी जो भी उस पर डिपेंड करेगी कि आपका होटल कहाँ है। तो वो आपको केदारनाथ धाम से पहले या तो आप फाटा रुक सकते हैं, सीतापुर रुक सकते हैं, सोनप्रयाग रुक सकते हैं या फिर गुप्तकाशी रुक सकते हैं। तो जब आप उत्तरकाशी से चलेंगे डे 5 में 210 किलोमीटर की दूरी, तो वो लगभग आप उसमें 4-5 ये जगह हैं, फाटा, सीतापुर, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग। तो आप इनमें से कहीं पर भी रुक सकते हैं और यहाँ से ही आपकी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है यहाँ पर रुक के फिर आप यहीं पे ही स्टे कीजिएगा। और स्टे करने के बाद जो आपकी जो ट्रैकिंग है वो थोड़ा सा यहाँ से आगे गौरीकुंड से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप फाटा या सीतापुर या फिर आप गुप्तकाशी या फिर सोनप्रयाग तक पहुँच जाते हैं, तो आप जो है यहाँ से एक शेयरिंग टैक्सी होती है वो आपको गौरीकुंड तक पहुँचा देगी सोनप्रयाग से। वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो आधा घंटा में आपको पहुँचा देगी मैक्सिमम। तो गौरीकुंड से ही आपकी एक 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग स्टार्ट होगी श्री केदारनाथ के लिए।
और हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से जो है यहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं तो आप जो है फाटा में ही रुक जाइए और फाटा से ही आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग वहाँ से कर लीजिए। और जो हेलीकॉप्टर बुकिंग का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो जो एक वेबसाइट है IRCTC की, आप वहाँ पे भी जाके इसको बुकिंग कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की। तो जो चारों धामों की इनकी जो बुकिंग है वो मैं आपको बता दूंगा अभी वीडियो में, तो आप जो है मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर आप जो है वहाँ पे आप गौरीकुंड से आपकी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप या तो पैदल ट्रैक कर सकते हैं, पालकी, पोनी, पिट्ठू, या फिर आप घोड़ा खच्चर से भी आप वहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो ये पूरा ट्रैक है 16 किलोमीटर का, तो आप वहाँ पे श्री केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। तो जैसे कि आप शाम तक केदारनाथ धाम अगर पहुँच जाते हैं डे 6 में, जो कि हमने सोनप्रयाग से माना कि सोनप्रयाग से शुरू हुआ गौरीकुंड तक पहुँचे शेयर टैक्सी में, जिसका किराया 50 रुपये होगा 5-6 किलोमीटर तक का। गौरीकुंड से फिर ये जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है 16 किलोमीटर का, डे 6 का ही। तो वहाँ से जैसे ही ट्रैक शुरू होगा तो आप शाम तक या इवनिंग तक अगर आप केदारनाथ धाम पहुँच जाते हैं, शाम तक अगर आप दर्शन कर भी लेते हैं तो आप चाहे तो वहीं पर रुक सकते हैं, नहीं तो अगर आपके दर्शन नहीं होते हैं सेम डे पे तो आप वहीं पर होटल में रुक के जो है अर्ली मॉर्निंग उठ के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए तो वो वहां पर नहीं रुक सकते, क्योंकि उनकी जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग थी, अगर उन्होंने रिटर्न बुकिंग भी की थी तो वो सेम डे पे ही रिटर्न हो जाएंगे शाम रात तक हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीकॉप्टर में बैठ के। ठीक है, तो आप जो है अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं, पोनी, पिट्ठू, पालकी या फिर पैदल आप गए हैं तो आप वहीं पे शाम को रुक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको दर्शन हो जाते हैं तो फिर आप अगले दिन मॉर्निंग में डे 7 में उठकर, अगर आपके दर्शन नहीं होते हैं वहाँ पे श्री केदारनाथ धाम में, तो आप डे 7 में मॉर्निंग में उठकर वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और फिर दर्शन करने के पश्चात आप जो है वापस गौरीकुंड, फाटा या सीतापुर, आप जहाँ से भी पहुँचे तो आप वापस वहीं पर चले जाइए। तो यानी कि ट्रैकिंग होगा हमारा गौरीकुंड तक वापस, फिर गौरीकुंड से सोनप्रयाग या फिर आप जो है फाटा या सीतापुर। ठीक है, तो जो हेलीकॉप्टर से गए हैं वो फाटा में ही उतर जाएंगे, बाकी जो है गौरीकुंड तक पहुँच जाइएगा। तो गौरीकुंड से ही ये जो अब हम हमारे जो चौथे धाम है श्री बद्रीनाथ धाम, तो गौरीकुंड से ही वो यात्रा शुरू होगी, या फिर आप सीतापुर से भी हो जाएगी, सोनप्रयाग से भी हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ से भी आपको व्हीकल मिल जाएंगे। तो वापस आप जहाँ भी पहुँचे, तो हम मान लेते हैं कि आप गौरीकुंड तक पहुँच गए हैं, जो ट्रैक आपने वापस जहाँ से शुरू किया था तो वापस वहीं पर आ जाते हैं। तो गौरीकुंड से डे 8 में हम स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा श्री बद्रीनाथ धाम के लिए, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर है, क्योंकि ये सफ़र भी आपका काफ़ी थकावट और थकान भरा होगा। तो ये इस पूरे सफ़र में लगभग आपको 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है, और आप जो है फिर बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे शाम तक। तो दोस्तों आप जो है कोशिश करना कि यहाँ पर जाने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग ही गौरीकुंड से चल दें डे 8 में, और जो है फिर आप शाम तक बद्रीनाथ धाम में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर श्री बद्रीनाथ जी धाम में दर्शन करने के पश्चात आप वहीं पर स्टे कीजिए, और आपको वहीं पर ही रुकना चाहिए, क्योंकि फिर आप वापस नहीं जा सकते सेम डे पे, क्योंकि सफ़र में आप काफ़ी थक गए होंगे। तो आप जो है वहीं पर ही स्टे कर लीजिए श्री बद्रीनाथ धाम में। ठीक है, फिर हम डे 9 से अपनी जो यात्रा है वो वापस, हमारे चारों धाम के दर्शन हो गए हैं, तो वापस हम डे 9 में श्री बद्रीनाथ धाम से जाएंगे पीपल कोटी या फिर रुद्रप्रयाग, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो लगभग 60 to 70 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर आप जब इसमें पीपल कोटी या फिर आप रुद्रप्रयाग अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप पर स्टे कीजिए। फिर डे 9 का ये आपका शेड्यूल है, वापस हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो फिर डे 10 में आप जो है पीपल कोटी या रुद्रप्रयाग से वापस आप हरिद्वार तक के लिए आपको जो है साधन मिल जाएगा।
तो आप डे 10 में वापस हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो जानकारी कि हम हरिद्वार से चारों धाम की यात्रा कैसे कर सकते हैं और चारों धाम के हम दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं और कहाँ पे रुक सकते हैं और किस तरीके से हमें दर्शन करने को मिलेंगे और कितना समय लगेगा, कितनी दूरी है, ये सभी बातें। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि जो सबसे बेस्ट टाइम है इस यात्रा के लिए वो है मई, जून और अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर में भी काफ़ी ठंड हो जाती है, तो मिड अक्टूबर तक ये काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। तो यानी कि 2 से 2.5 महीने का बेस्ट टाइम होता है चारों धामों की यात्रा के लिए। तो इसके बाद मैं आपको कुछ जो आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको ले जानी चाहिए इस पूरी यात्रा के दौरान, वो बहुत ही कंपलसरी है और आप इन सब चीज़ों को अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए, अन्यथा आपकी जो यात्रा है उसमें आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे और जो चीज़ें फिर जो नीड है जिनकी सबसे ज़्यादा, वो अगर आप वहीं पे परचेज करेंगे तो बहुत आपको कॉस्टली पड़ेगी। तो जिसमें कि सबसे पहले आते हैं पावर बैंक। तो आप जो है मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक आपके पास बिल्कुल 100% होना चाहिए। उसके बाद एक पानी की बोतल, क्योंकि जो ट्रैकिंग है, जो जहाँ भी आप ट्रैकिंग करेंगे, जो जितनी दूरी भी आप पैदल चलेंगे, तो वाटर बोतल आपके पास हर टाइम होनी चाहिए। उसके साथ में आप एक जो है रेन कोट भी होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी बारिश हो सकती है, कहीं आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, तो अगले ही पल बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए रेन कोट भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास एक ट्रैकिंग स्टिक होनी चाहिए। विंटर कैप, जो एक विंटर कैप होती है, वो भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ठंड आपको वहाँ पर बहुत लगने वाली है। साथ में ही आपके पास जो ग्लव्स हैं, हैंड ग्लव्स विंटर वाले, वो भी होने चाहिए और वुलन सॉक्स तो होने ही चाहिए। वुलन सॉक्स आपके पास कम से कम मैं मानकर चलता हूँ कि 5 से 6 जोड़ी होनी चाहिए। साथ में आपके पास एक सनस्क्रीन होनी चाहिए और कुछ जो है खाने पीने के लिए जो रॉ मटेरियल का जो फूड होता है, जो पैक फूड होता है, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे या फिर इस टाइप का आइटम, पीनट्स वगैरह, और जो है जो पैकेज वाले फूड होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि बीच रास्ते में थोड़ी बहुत भूख भी लगती है, तो आप पूरा खाते रहिए, भूखा मत रहना। और साथ में जो कुछ ज़रूरी जो मेडिसिन्स है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि बाम और जो है मतलब पेन किलर, कुछ इस तरीके के आइटम आपके पास जो मेडिसिन है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि इन चारों धामों के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो, चारों धामों का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम से कर सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ तो आप जो है 4 धामों की जो यात्रा का ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, नीचे जो ये लिंक आ रहा है, जो वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करके वहाँ पे आप 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों जगह आपको वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप जो आपके पास कैश भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आपका UPI नहीं चलेगा, नेट नहीं होगा, तो ऑनलाइन बैंकिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। और अर्ली मॉर्निंग तो ज़रूर आपको उठना ही होगा, और कुछ आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप अपने बैग में रखिएगा, कैरी कीजिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे आपको वहाँ पे एनर्जी देंगे। साथ में अब मैं बात करता हूँ पैकेज के बारे में। तो जो पैकेज है वो आप काफ़ी सारे पैकेज है, वैसे तो अनलिमिटेड पैकेज है और अलग अलग एजेंसी के वो अपने अलग अलग पैकेज होते हैं, लेकिन जो एस्टिमेटेड एक पैकेज होता है जिसका मैं आपको बताना चाहूँ, जो कुल खर्चा होगा वो चारों धामों का, हरिद्वार से हरिद्वार तक का जाने का और आने का, वो लगभग 20,000 से 25,000 के बीच में ही होगा, जिसमें कि आपके अगर मान लीजिएगा आप कोई 5 सीटर गाड़ी है और आप 4 जने या 4 बंदे जा रहे हैं, तो उनका जो खर्च है वो चारों धामों का लगभग 80,000 से
1 लाख के बीच में आ जाएगा, क्योंकि वो 20,000 से 25,000 पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर फैमिली में 4 बंदे हैं, तो अगर पूरी फैमिली जा रही है तो जैसे कि अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, इस तरीके की गाड़ी बुक करके आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये पैकेज होता है और काफ़ी कम बजट में ही ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो 2 जने जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, तो उनका एस्टिमेटेड खर्चा लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में आएगा। और जिसमें कि जो कुछ इंक्लूड होता है पैकेज में, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इंक्लूड होता है वो होता है 1 नाइट जो है स्टे मिलेगा आपको केदारनाथ में, 1 नाइट स्टे मिलेगा आपको श्री बद्रीनाथ धाम पे, 1 नाइट स्टे मिलेगा आपको पीपल कोट या रुद्रप्रयाग में, 2 नाइट स्टे मिलेगा आपको बरकोट में, 2 नाइट स्टे मिलेगा आपको उत्तरकाशी में, और 2 नाइट स्टे मिलेगा आपको गुप्तकाशी या फिर फाटा या सीतापुर, जहाँ पे भी जो होटल में अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। और साथ में आपको इसमें 8 ब्रेकफास्ट मिलेंगे और 8 डिनर मिलेंगे। तो कुछ एक्सक्लूजन भी होता है इसमें जो इंक्लूड नहीं होता है पैकेज में, जैसे कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग, पालकी पौने पिट्ठू की बुकिंग, और लंच भी आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता है पैकेज में, सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, पूरा पैकेज और पूरी डिटेल हमें हिमालय के 4 धामों की। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।